हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 कॉमर्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लेखांकन का परिचय, इसमें एक टॉपिक के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग से हम इसका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग भी निकाल पाएंगे। अभी आप यहाँ पर देखोगे हिंदी में इसे लेखांकन की प्रक्रिया या विशेषता, इस प्रक्रिया या विशेषता के द्वारा हम लेखांकन के अर्थ को भी ज्ञात कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों को ज्ञात करने के लिए हमारे पास अंग्रेजी के 7 लेटर है, IMRCSAC। आपको इन्हें अच्छे से याद करना है। अगर आपने इन्हें अच्छे से याद कर लिया और इनके मीनिंग को समझ लिया तो फिर आप अकाउंटिंग प्रोसेस और इसके फीचर्स और इसके मीनिंग को आसानी से समझा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आई का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं पहचानना। एम का मतलब होता है मेजरिंग, जिसको हिंदी में बोलेंगे माप। आर रिकॉर्डिंग और सी क्लासीफाइंग वर्गीकरण, समराइजिंग सारांश, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग विश्लेषण और व्याख्या, और लास्ट में आ रहा है कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संचार। आपको इसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए। इसकी जो प्रक्रिया है या विशेषता, उसका पहला पॉइंट आ रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, वित्तीय लेन देन और घटनाओं की पहचान करना। सबसे पहले यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हमारी अकाउंटिंग में केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही लिया जाता है, वित्तीय लेन देन को ही लिया जाता है, गैर वित्तीय लेन देन को इसमें स्थान नहीं दिया जाता है। मतलब जिनका संबंध पैसे से है उसे हम अकाउंटिंग में लेते हैं, जिनका संबंध पैसे से नहीं है, भले ही वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, फिर भी उसे लेखांकन में स्थान नहीं दिया जाता है। तो जो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। उसके बाद जब हमें लगता है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसके बाद हम उसे मेज़र करते हैं। किसमें मेज़र करेंगे तो उसमें बताया है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, पहचाने गए लेन देन को माप करना। पॉइंट नंबर फर्स्ट में हमने पहचान की है, और पहचान करने के बाद यहाँ पर हम उसको क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं कि क्या हम उसे मुद्रा में माप सकते हैं। मैंने इसका एक उदाहरण दिया है, फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000। हमने यहाँ नगद माल खरीदा है 10,000 का। तो हमने सबसे पहले देखा कि क्या ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो हाँ ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसे हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो कितने रुपए है? 10,000। माल कितने का खरीदा है? 10,000 का। तो गुड्स परचेस ये हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद मनी में मेज़र कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि कितने रुपए का माल खरीदा है? 10,000 का। यहाँ पर हमने 10,000 रुपये का माल खरीदा है। हम हमारे देश की अगर मुद्रा में मुद्रा में इसे माप सकते हैं जो कि रुपया है, तो हमें हमारे कंट्री की करेंसी में उसे मापना होगा जो कि रुपीज़ है, रुपया है। इसी प्रकार से डॉलर भी हो सकता है, येन भी हो सकता है और यूरो भी हो सकता है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने 2 पॉइंट देखा है, आइडेंटिफिकेशन देखा है, मेजरिंग देखा है। आइडेंटिफिकेशन में हमने सिर्फ यही देखा है फाइनेंशियल है या नहीं। सेकेंड में हम देख रहे हैं कि उसे मेज़र कर सकते हैं या नहीं, मुद्रा में हम मनी में हम उससे मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब ये 2 चीज़ हो जाती है तो हम इसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करना मतलब कहीं पर इसे लिखना या दर्ज करना, अभिलेखबद्ध करना या रिकॉर्ड करना। जैसा हमारा एग्जांपल था गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000। हमने यहाँ पर बताया हमने 10,000 रुपये का नगद माल खरीदा। तो सबसे पहले हमने इसे क्या करा, आइडेंटिफाई करा है गुड्स परचेज, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। उसके बाद हमने देखा इसे मनी में मेज़र कर सकते हैं। कितने रुपए का माल खरीदा? तो 10,000। तो मेजरिंग किया हमने 10,000 में, 10,000 रुपये। और रिकॉर्ड करेंगे तो कहाँ पर करेंगे, या तो जनरल में या सब्सिडरी बुक में, है ना। तो हमने यहाँ पर एक नमूना इसका बनाया कि हमने यहाँ पर जनरल में इसे दर्ज किया। जैसा यहाँ एक पुस्तक है उसमें हमने लिखा है गुड्स परचेज ₹10,000, मतलब एक पुस्तक में हमने लिखा है। इसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। तो हमारा 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, सेकेंड मेजरिंग और थर्ड रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम इन्हें क्लासीफाइंग करते, वर्गीकरण करते, अलग अलग भागों में बांटते हैं, अलग अलग खातों में बांटते हैं। जैसे हमने यहाँ पर माल खरीदा गुड्स परचेस, तो हमने यहाँ लिखा है पी। एक महीने में हमने कई बार माल खरीदा, कई बार परचेस किया माल। और इसी प्रकार से एक महीने में हम कई बार माल को बेचते भी है, गुड सेल्स।
है ना। तो इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, जनरल में। तो इस प्रकार से आप एक पुस्तक देख सकते हैं, यहाँ पर PS लिखा है। पी का मतलब हमने परचेज़ किया, सेल्स किया, ये सब चीज़ को हम क्या करते हैं, एक पुस्तक में जनरल में हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये पी का मतलब हमने माल खरीदा, परचेज़ किया, सेल का मतलब बेचा है। ये एक प्रतीकात्मक रूप में लिखा है P और S। हम इसको जनरल एंट्री के द्वारा लिखते हैं। उसके बाद ये P और S को खरीदा और बेचा, परचेज़ किया और सेल्स किया, इसको अलग अलग खातों में बांटते हैं। जो माल खरीदा है उसे हम क्रय खाते में, परचेस अकाउंट में, और जो माल बेचा उसे हम सेल्स अकाउंट में लिखते हैं, अलग अलग खातों में लिखते हैं। तो परचेस अकाउंट में जो भी माल खरीदा उसको लिखा है PP, आप देख सकते हो। सेल्स अकाउंट में हमने लिखा है जो माल बेचा उसको लिखा है सेल्स SS करके, उसे हमने प्रदर्शित किया है। ये जो परचेस अकाउंट और ये सेल्स अकाउंट बनाते हैं, किस में बनता है, तो ये बनता है लेज़र में। हिंदी में इसे हम बोलते हैं खाता बही। खाता बही में हम इसके क्लासीफाइंग का काम करते हैं। पॉइंट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं समराइजिंग करना, मतलब सारांश में लिखना। ये सारी बातें जो अब ऊपर हमने देखा था कि हमने परचेज़ किया, सेल्स किया, तो कुल कितने रुपए का माल परचेज़ किया, हमने कुल माल खरीदा 60,000 का, कुल कितने रुपए का माल बेचा, हमने बेचा है माल 80,000 का। इस प्रकार से हम एक समरी बनाते हैं कि टोटल कितने रुपए का माल खरीदा, टोटल कितने रुपए का माल बेचा, इसका हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। और इसमें हम 3 बातों का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। हिंदी में बोले तो तलपट, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। इंग्लिश में बोले तो ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में ये जो हमने परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट बनाए हैं, इनके शेषों को लिखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम अपने व्यापार में होने वाले लाभ और हानि को ज्ञात करते हैं, और बैलेंस शीट से हम अपने व्यापार में होने वाली आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये हमें हमारे व्यापार की जानकारी प्रदान करता है। तो समराइजिंग में इसको हम सारांश में या छोटे रूप में लिखने का काम करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 6 आ रहा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण और व्याख्या। जो भी हमने टोटल माल बेचा है 80,000 का, टोटल माल खरीदा है 60,000 का, एक महीने में कितने भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, वो सबको हम लिखने के बाद इनकी हम व्याख्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और इसके बाद हम इसको तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। करंट ईयर का किससे करेंगे, लास्ट ईयर से, कि इस साल हमने कितने रुपए का माल बेचा या इस साल हमने कितने रुपए का माल खरीदा, और इसकी तुलना हम किससे करेंगे, पिछले साल से। अगर हमने ज़्यादा माल बेचा है या ज़्यादा माल खरीदा है तो ठीक है, लेकिन हमने कम माल बेच पाए हैं तो हम इसके कारण के जानने की कोशिश करते हैं, और हम ये प्रयास करते हैं कि हमारा माल और बिके या हम ज़्यादा से ज़्यादा माल को खरीदें। इस प्रकार से यहाँ पर हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं कि हमारे व्यापार में हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लाभ और हानि का परिणाम ज्ञात करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ये हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, ये सारी बातों का विश्लेषण यहाँ पर हम करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारा जो लास्ट पॉइंट आ रहा, 7वां पॉइंट, कम्युनिकेशन, जिसे हम संचार कहते हैं। ऊपर के जितने भी हमने 1 से लेकर 6 पॉइंट देखे, ये 6 पॉइंट की जानकारी लेने के बाद ये जो भी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है, ये इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, किसे करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स को। हमारी जो भी लेखांकन सूचनाएं हमें जो प्राप्त होती है, ये 6 बिंदुओं के आधार पर 7वें बिंदु में कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, ये किसी को देते हैं। किसे देते हैं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स को, क्योंकि ये जानकारी इनके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। लेखांकन सूचनाएं के कुछ उपयोगकर्ता होते हैं, आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता, इन्हें हम ये प्रदान करते हैं। अब इंटरनल यूज़र्स कौन कौन से होते हैं, तो ओनर्स है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय है, एक व्यापार का मालिक। इनके लिए भी लेखांकन सूचना बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनके द्वारा ये देख पाते हैं कि इन्हें व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि। मैनेजमेंट के लिए भी लाभप्रद होती है। इसी प्रकार से कर्मचारी के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लाभप्रद होती है, वो इनको भी जानकारी प्रदान करती है। जब कर्मचारी को, एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि व्यापार को ज़्यादा लाभ हुआ है, तो वो अपनी बोनस या फिर सैलरी वृद्धि की मांग को कर सकते हैं। तो इनके लिए भी ये जानकारी ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसी प्रकार से एक्सटर्नल यूज़र्स आ रहा है, बाह्य उपयोगकर्ता, उसमें इन्वेस्टर्स है जो हमारे व्यापार में पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी सूचना महत्वपूर्ण होती है। वो इस जानकारी के आधार पर वो निर्णय ले पाते हैं कि वो हमारे व्यापार में और पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। इसी प्रकार से लेनदार हैं, क्रेडिटर्स, वो भी हमारे व्यापार में उधार पैसा हमें देते हैं। शासन के लिए भी ये जानकारी उपयोगी होती है। तो इनके लिए ये जानकारी बहुत ही उपयोगी होती है। 6 बिंदु के आधार पर जो भी निष्कर्ष हम निकालते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं, ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को हम प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हमारी लेखांकन की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग के 7 बिंदु कंप्लीट होते हैं। इसके बाद इन्हीं 7 बिंदुओं के आधार पर हमने इसका मीनिंग बनाया है। आप देख सकते हो IMRCSAC, ये अंग्रेजी के जो 7 शब्द है, इसके आधार पर हम इसके
अकाउंटिंग मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बनाएंगे। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं लेखांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें पहचानने, मापने, रिकॉर्ड करने, सारांश बनाने, विश्लेषण और व्याख्या करने तथा वित्तीय जानकारी को संप्रेषित करने का कार्य करती है। आपको मालूम है वित्तीय जानकारी मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर अभी ऊपर देखी थी। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है किसे हम प्रोवाइड करते हैं, इसके यूजर्स को। तो यहाँ पर हमने लिखा है वित्तीय जानकारी संप्रेषित करने का कार्य करती है। किसे संप्रेषित करते हैं, तो यूजर्स को संप्रेषित करते हैं। इसी के बाद हम एक और पॉइंट को देखेंगे यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आप देख सकते हो यहाँ पर एक डिफरेंस दे रखा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। तो बुक कीपिंग में 4 काम होते हैं, IMRC। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, आर का मतलब रिकॉर्डिंग और सी का मतलब क्लासीफाइंग। इसमें 4 काम किए जाते हैं और इसमें ये पूरे 7 काम एक साथ किए जाते हैं। IMRCSAC। हम ये कह सकते हैं कि बही खाते का जो काम होता है वो पहले प्रारंभ होता है। जब बही खाते का 4 कार्य खत्म हो जाते हैं, समाप्त होते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग का काम प्रारंभ होता है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में कि जो बुक कीपिंग का काम होता है वो क्लरिकल काम होता है। एक क्लर्क के द्वारा भी वो आसानी से किया जा सकता है। एक सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इसे आसानी से बुक कीपिंग के काम को कर सकता है, लेकिन जो अकाउंटिंग वर्क होता है उसके लिए एक विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उसके लिए चार्टेड अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। बुक कीपिंग के लिए जो हमें स्टाफ की ज़रूरत होती है वो जूनियर स्टाफ होता है और अकाउंटिंग का जो काम करने वाला जो स्टाफ होता है वो सीनियर स्टाफ होता है। बुक कीपिंग जो हमारी होती है वो प्राइमरी स्टेज का काम होता है और जो अकाउंटिंग का जो स्टेज होती है वो सेकेंडरी स्टेज आती है। बुक कीपिंग का जो जॉब होता है वो रूटीन वर्क, क्लर्क का काम एक जैसा होता है, वो रोज़ एक जैसे ही काम को करते हैं। तो बुक कीपिंग का काम भी एक जैसा ही काम होता है जिसमें 4 काम किए जाते हैं जो अभी हमने ऊपर देखे IMRC। लेकिन जो अकाउंटिंग का काम होता है वो एनालिटिकल होता है। इसे हम व्याख्या करते हैं, एनालिटिकल एंड डायनामिक। इसे हम व्याख्या और विश्लेषण का कार्य करते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए विशेष प्रशिक्षित और डिग्री वाला व्यक्ति ही कर सकता है। और हम यहाँ कह सकते हैं कि बुक कीपिंग के लिए नो स्पेशलाइज्ड स्किल्स, मतलब बुक कीपिंग के लिए एक विशेष योग्यता या कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए हमें एक स्पेशल कौशल या तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है।